हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। देखिए, आज की जो सेकंड वीडियो है जो हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि एनसीईआरटी जो हम कवर करेंगे, किस चीज़ की, इकोनॉमी की एनसीईआरटी कवर करेंगे, या फिर जो इनिशिएटिव है हमने आपने देखा होगा बेसिक टू एडवांस। ठीक है जी, बेसिक टू एडवांस जो हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किए, इसमें बेसिक हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, नाइन्थ की एनसीईआरटी की जिस्ट हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने सिर्फ फर्स्ट चैप्टर उसका डिस्कस किया था जिस्ट में। आज हम 2 चैप्टर डिस्कस करेंगे, चैप्टर 2 प्लस चैप्टर 3। ठीक है जी। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि एग्जांपल्स होगी या एक्स्ट्रा जो भी इंफॉर्मेशन है जो जिस्ट में नहीं मिलेगी आपको ऑब्वियसली। ठीक है, उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तो आप वीडियो देखिएगा और जो एग्जांपल्स है उसको नोट डाउन करिएगा साइड पे या फिर जहाँ पे भी आप नोट डाउन करना चाहते हो, ताकि आपके लिए ये जो वीडियो है और जो जिस्ट है वो बेनिफिशियल हो जाए। अब एक बच्चे ने मतलब क्या हुआ कि कोई स्टूडेंट है या फिर जो भी हैं, उन्होंने मैसेज किया कि भाई जो एडवांस लेवल का ही पहले हो जाना चाहिए था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए एडवांस लेवल भी मैं करवाऊंगा, सारी इकॉनमी हम कवर करने की कोशिश करेंगे विद करंट अफेयर्स। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार फिर भी मन में हमारे ये रह जाता है कि यार हमने ये तो पूरा नहीं किया, हमारा ये रह गया था, हमारी एनसीईआरटी रहेगी। तो उस सोच को हमने साथ में क्यों लेके जाना है, बल्कि हम पहले ही कवर कर ले। देखिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो जिस्ट है राजे, आपके लिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज, मतलब सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक जैसे कि एचएएस हो गया, या फिर नायब तहसीलदार का एग्जाम हो गया, या फिर एचपी अलाइड हो गया, है ना, कोई भी इस तरह के जो एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मोर ओवर पीसीएस के लिए हो गया, या फिर एचआरएस हरियाणा की सर्विसेज के लिए हो गया, यूपी पीसीएस, तो जितनी भी सर्विसेज हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहती है ये सारी चीज़ें। तो जो हमारा आज का सेकेंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे उसका नाम है पीपल एज अ रिसोर्स, और ये 9th की एनसीईआरटी में बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसको अगेन जिस्ट बनाया हुआ है, लेकिन इसको याद रखने के लिए फोटोज इसमें ऐड कर रखी हैं। देखिए पॉपुलेशन, सबसे पहले एक वर्ड जो टर्म सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट था वो पॉपुलेशन दे रखा था, लेकिन पॉपुलेशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक तो देखिए राजी एसेट होता है और दूसरा होता है लाइबिलिटी। देखिए एसेट और लाइबिलिटी का जो खेल है, जो चीज़ है, हम ऐसे समझते हैं कि सपोज कर लो यहाँ पे हम इसको बैंक मान के चलते हैं। अगर बैंक में आपने पैसे डिपॉजिट करवा दिए, ठीक है, यहाँ पे कोई एबीसी बंदा है, उसने क्या किया, यहाँ पे पैसे क्या करवा दिए, डिपॉजिट करवा दिए। तो डिपॉजिट वाला जो पैसा होता है ना राजे, वो बैंक पे क्या होता है, लायबिलिटी होता है। ठीक है, लायबिलिटी होता है। वो क्यों? क्योंकि उनको वापस करना है। लेकिन अगर एबीसी कोई बंदा है और उसने लोन ले लिया, बैंक से लोन ले लिया, और लोन ले लिया एक बार, है ना, बैंक ने पैसे दे दिए, लेकिन अगर 100 रुपीज़ का लोन दिया है तो ऑब्वियसली उस बंदे को ज़्यादा पैसे वापस करने पड़ेंगे, बैंक को ज़्यादा पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो वो बैंक के लिए क्या बन जाएगा, एसेट बन जाएगा। उसी तरह से मतलब ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया, मैंने पहले ही आपको बताया कि वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी अगर सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि अगर एसेट और लायबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया, तो पॉपुलेशन ये मान के चलती हैं, हम ये मानते हैं कि जो पॉपुलेशन है किसी भी इकोनॉमी के लिए वो एक एसेट होती है, ना कि लाइबिलिटी होती है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, रादर देन अ लाइबिलिटी ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो अगली जो चीज़ है यहाँ पे हम बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल की, कि ह्यूमन कैपिटल ऐसी क्या चीज़ है, ह्यूमन कैपिटल क्या चीज़ है। देखिए पहली तो चीज़ यहाँ पे पॉपुलेशन की से ही हम डिस्कस करना आगे बढ़ाएंगे इस चीज़ को। पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल बन सकती है, मतलब कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़। फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई बंदा है एबीसी, अगर इस बंदे को हमने एजुकेट करवाया, एजुकेशन दे दी, स्किल्स दे दी, नॉलेज दे दी, है ना, कि वो अपना सारा काम आप कर पाए, तो हम उसके लिए हम क्या क्रिएट कर दिया, हमने उस बंदे को एक तरह से कैपिटल बना दिया, ह्यूमन कैपिटल बना दिया, कि वो जो बंदा है वो आगे, मतलब अगर उसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया तो वो हमें कुछ ना कुछ जो उसकी रिटर्न है इन दी फॉर्म ऑफ कैपिटल वो हमें वापस करेगा। देखिए ह्यूमन कैपिटल है जो, वो होता क्या है, इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज। जो हमने यहाँ पे एग्जांपल में बात किया वही चीज़ वहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो इन दी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में हमें करनी पड़ेगी, किस चीज़ों में, एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर। कि अगर कोई सपोज के यहाँ पे हम मान के चलें कि कोई भाई बच्चा है, ये बच्चे को अगर हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे ऑब्वियसली फ्री ग्रो कर पाएगा अच्छे वे से, और एजुकेशन से पहले उनको क्या चाहिए, मेडिकल केयर चाहिए, और मेडिकल केयर से पहले भी उनको क्या चाहिए, मेडिकल केयर से पहले भी उनको ट्रेनिंग की प्रॉपर
ज़रूरत पड़ेगी, और ट्रेनिंग से पहले भी उनको क्या करना पड़ेगा, पूरा खाना पीना ये वो सारा कुछ देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अभी यहाँ पे एक और हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया है मैंने एक, कि ह्यूमन कैपिटल में देखिए यहाँ पे नॉलेज हो गया, एबिलिटीज़ हो गई, स्किल्स हो गई, एजुकेशन हो गया, ट्रेनिंग हो गया, एक्सपीरियंस, जजमेंट, विजडम, क्रिएटिविटी, फिर अगेन क्रिएटिविटी यहाँ पे लिख रखा है। तो राजे इसमें हमने यही चीज़ सीखने को हमें मिलती है कि भाई अगर ये चीज़ें अगर हम किसी भी बंदे में डालेंगे तो वो हम उसको एक कैपिटल बना रहे हैं, उसको हम एक एसेट बना रहे हैं, ना कि लायबिलिटी। और हमारी कंट्री की अगर हम बात करें, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो अगर हम बोलते हैं ना कि यार हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और पॉपुलेशन भी कौन सी, वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो जाएगी पूरे वर्ल्ड में, या फिर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन है। वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या होती है राजे, 15 to 59 हम बोलते हैं वर्किंग एज पॉपुलेशन। लेकिन अजय एक चीज़ सोचने वाली है, अगर हम इस वर्किंग एज पॉपुलेशन को एसेट ना बना के लाइबिलिटी बना ले तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। और अनएम्प्लॉयमेंट अगर होएगी तो हम, एक चीज़ आपने भी सुनी होगी कि खाली मन शैतान का घर, है ना। तो उसमें क्या होगा कि भाई क्या होगा कि ये जो लोग हैं, ये जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, इनमें बड़ी एनर्जी रहती है ना। तो या तो एनर्जी वो पॉजिटिव साइड पे हम ले जाएं या फिर नेगेटिव पे। तो एक चीज़ हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसी वजह से हमें अपनी जो पॉपुलेशन है उसको एज मतलब एक कैपिटल बना के चले, एक एसेट बना के चले, ना कि लायबिलिटी। उसको बनाने के लिए हमें ये जो सारी चीज़ें हैं वो करनी ही पड़ेंगी। क्लियर हो गया बात। आगे चलते हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे इसमें हमें देखने को मिलती है वो है पीपल एज रिसोर्स। ठीक, पीपल एज रिसोर्स का मतलब है कि जो कंट्री के वर्किंग पीपल है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया वही है, इन द टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज। ठीक है, तो वही हमारी एग्जांपल कि इंडिया है, और इंडिया में अगर तो लोग जो पॉपुलेशन है, वर्किंग एज पॉपुलेशन है, अगर बहुत ज़्यादा अच्छे वे से काम कर रही है, अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन बड़े अच्छे वे से काम कर रही है, फिर तो वो एज अ रिसोर्स काम करेगी, अदरवाइज वो एज अ लाइबिलिटी काम करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है जी। तो ये तीसरी हमारी क्या होगी, टर्मिनोलॉजी होगी हमारे जो सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी के। फोर्थ चीज़ की बात करते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हमने जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, मतलब उसमें करना क्या है ना, कि जैसे देखिए जो एग्जिस्टिंग हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, सपोज कि हमने किसी ABC बंदे को एक एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स मान लिया, उसको फर्दर डेवलप करने के लिए कैसे, मोर एजुकेटेड एंड हेल्थी। और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और ये जो ह्यूमन कैपिटल राजे फॉर्मेशन होएगी, ये हमारी प्रोडक्टिव पावर ऑफ दी कंट्री बनेगी। देखिए अभी ये टर्म्स आपको बड़ी इजी लग रही होंगी अगर किसी ने पहले थोड़ी बहुत भी इकोनॉमी की हुई है, लेकिन बिलीव मी ये सारी की सारी टर्म्स एडवांस लेवल में भी हम डिस्कस करेंगे, मोर ओवर जो आगे एनसीईआरटीज़ है उसमें भी आएंगी। तो एक बार थोड़ा समझते रहिए। आपको भी पता है कि एनसीईआरटीज़ में हर एक चीज़, हर एक टॉपिक 2-2 3-3 बार दे रखा है, तो उसने एक्सटेंडेड वे में आगे दे रखा होगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। और व्हाट मेक्स ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल बनता कैसे है, देखिए पर्सनैलिटी हो गया, हेल्थ हो गया, फिर एजुकेशन हो गया, हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स हो गया, लॉयलिटी टू द कंपनी, इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, वर्क एक्सपीरियंस हो गया। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आपने याद रखनी है। ठीक है, नंबर 5 जो आता है वो आता है IT रेवोल्यूशन। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इस चीज़ को याद रखना है, क्योंकि हमारी कंट्री में अगर हम बात करें, लॉकडाउन की भी बात करें, है ना, हर एक चीज़ बंद होती हमें दिखाई दी, लेकिन जो IT कंपनीज थी या IT सेक्टर था वो ग्रो ही हो रहा था डे बाय डे। अगर हम आज भी बात करें, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो उसका रीज़न क्या है, IT, है ना। तो ये जो IT रेवोल्यूशन है बड़ा इंपॉर्टेंस है किस चीज़ के लिए, ह्यूमन कैपिटल के लिए भी। और उस ह्यूमन कैपिटल ने इस चीज़ के साथ, अब देखो ना, कोई ह्यूमन कैपिटल था जो कि पहले था, IT के साथ मिलके उसने और भी प्रोडक्टिविटी क्या की है, इंक्रीज की है हमारी कंट्री में। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है।
तो इसमें अगर आप कुछ एक्स्ट्रा देखना चाहते हो तो एक न्यूज़ आप देख सकते हो अबाउट दी रिगार्डिंग दी बिग डेटा। ठीक है, तो आपने क्या गूगल करना है, बिग डेटा एनालिसिस फॉर यूपीएससी, तो वो आपको पूरा एक बढ़िया तरीके से देगा और आपने नीचे बता सकते हो कि क्या क्या आपने उसमें देखा। आगे नंबर 6 चीज़ पे चलते हैं, प्रोडक्टिव एसेट बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। देखिए वही सेम चीज़ आ रही है कि एक प्रोडक्टिव एसेट बन जाएगा, ऑब्वियसली जो क्वालिटी ऑफ लेबर है क्या हो जाएगी, वो इम्प्रूव हो जाएगी। और अगर क्वालिटी ऑफ लेबर इम्प्रूव होएगी तो ऑब्वियसली जो टोटल प्रोडक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, इन्हांस हो जाएगी। तो टोटल प्रोडक्टिविटी फिर क्या होगा, अगर टोटल प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो रही है, देखिए पहला पॉइंट क्वालिटी ऑफ लेबर अगर इम्प्रूव हुआ, टोटल प्रोडक्टिविटी इन्हांस हुई, तो जो ग्रोथ है इकोनॉमी की वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जो ग्रोथ है इकोनॉमी की वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं राजे। तो हमने अभी तक कौन कौन सी टर्म की, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। एक तो पॉपुलेशन के बारे में देखा, यहाँ पे हमने एग्जांपल सीखी एसेट और लाइबिलिटी की। ह्यूमन कैपिटल के बारे में हमने देखा, उसके बाद में हमने देखा पीपल एज अ रिसोर्स के बारे में हमने समझा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए ये सारी टर्म्स हैं जो वो नॉट ओनली इकॉनमी, ये ज्योग्राफी जो ह्यूमन ज्योग्राफी उसमें भी काम आती हैं, और अगर आपका किसी का ऑप्शनल सोशियोलॉजी है तो उसमें भी कहीं ना कहीं पे काम आ जाएगी। फिर आईटी रेवोल्यूशन की हमने बात की, प्रोडक्टिव एसेट बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल की बात की। नंबर 7 यहाँ पे आता है राजे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देखिए दो तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, वन इज़ मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नंबर 2 इज़ नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। इन सारी चीज़ों को देखने से पहले हम मार्केट एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए अगर हम कोई भी चीज़ ऐसी तरीके से कर रहे हैं जिसमें कोई भी एक्टिविटी जिसमें फॉर दी प्रॉफिट है ना, पैसे के लिए, प्रॉफिट के लिए, अगर हम उस चीज़ को नॉट ओनली पैसा बट फॉर दी प्रॉफिट अगर हम कोई भी एक्टिविटी मार्केट में कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए, तो राजे मैं उसको बोलता हूँ मार्केट एक्टिविटीज, मार्केट एक्टिविटीज। लेकिन अगर कोई भी एक्टिविटी हम अपनी सेल्फ सफिशिएंसी के लिए कर रहे हैं, ओनली फॉर दी सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब मुझे कुछ नहीं लेना देना, मुझे प्रॉफिट बन रहा है नहीं बन रहा है, तो राजे मैं उसको बोलता हूँ नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, राइट। तो ये चीज़ आपने याद रखना है, अगर प्रॉफिट है तो मार्केट एक्टिविटीज़, अगर नहीं सेल्फ सफिशिएंसी के लिए काम कर रहे हैं तो नॉन मार्केट। और यही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है, देखिएगा कि एक्टिविटी परफॉर्म्ड फॉर द पे और प्रॉफिट, मैं उसको क्या बोलूँगा, मार्केट एक्टिविटीज़, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। नंबर 2, जो जैसे हमने एग्जांपल देखा तो एग्जांपल आपने याद रखना है, ये फोटो आपने याद रखनी है। देखिए यहाँ पे मार्केट एक्टिविटी चल रही है, आपको भी पता है अगर हम यहाँ से कुछ फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो उसमें एक प्रॉफिट छिपा रहेगा। ठीक है, नॉन मार्केट में क्या होगा, सेल्फ कंजम्पशन, सेल्फ सफिशिएंसी के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो वो क्या होगा, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नंबर 8 हमारे पास आता है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखिए पॉपुलेशन की भी एक क्वालिटी होनी चाहिए। कैसे, जैसे हमने ऊपर बात किया, जो लोग हैं, अगर जो लोग हैं है ना, जो लोग हैं उसमें क्या होना चाहिए, उसमें हमने प्रॉपर तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करना है, प्रॉपर तरीके से हेल्थ फैसिलिटीज़, मेडिकल केयर एट्सेट्रा। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करते रहेंगे हर एक चीज़ को में, तो क्या होगा, जो लोग हैं, जो पीपल हैं, तो उनकी जो क्वालिटी है वो इंक्रीज़ होगी हर एक चीज़ की। हमने ऊपर भी देखा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही थी, इन्हांस होगी हमारी इकोनॉमी भी, ऑब्वियस है। तो जो लेबर जिस हिसाब से इन्हांस होता रहेगा हर एक चीज़, तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में होता क्या है, देखिएगा, अगर एजुकेशन आज प्रोवाइड करेंगे तो लिटरेसी रेट, अगर हम मेडिकल प्रोवाइड करेंगे तो हेल्थ, यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होएगी, यहाँ पे स्किल फॉर्मेशन की हम बात करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। इन चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो सरकार को इस चीज़ पे लिए काम करना चाहिए। अगर हमारी पॉपुलेशन आज इलिटरेट है या फिर अनहेल्दी है, तो वो एक क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी बन जाएगी। अगर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अच्छी होएगी तो वो एसेट बनेगी, अदरवाइज वो क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आई होप समझ में आ गया होगा।
अगली चीज़ की हम बात करते हैं, नाइन्थ यहाँ पे एक जो टर्म यूज़ की उन्होंने, मिड डे मील स्कीम। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, क्योंकि इसको राजे इम्प्लीमेंट किया गया था कि जो जैसे इसमें होता क्या है मिड डे मील स्कीम में, कि जो भी बच्चे स्कूल में जा रहे हैं ना, जो भी बच्चे स्कूल में जा रहे हैं उन बच्चों को 6 to 14, तो आपको पता ही होगा रूल है ना, पॉलिटी में भी आपने देखा होगा, या फिर अभी तो नई जो स्कीम आई है पीएम पोषण करके स्कीम आई है, तो वो भी उसके साथ हम सारा रिलेट करेंगे। देखिएगा कैसे कि जो मिड डे मील स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट किया गया था कि अटेंडेंस को इंक्रीज किया जाए। जो होता क्या था स्कूल में, हमने क्या किया, राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट जब से बना तो हमने स्कूल में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर दी, लेकिन होता क्या था बच्चे जाते थे और उसके बाद ड्रॉप आउट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता था, मतलब इतने अच्छे वे से वो काम नहीं कर पाता था जो भी हम चीज़ें दे पा रहे थे। तो उसमें हमने क्या किया कि भाई जो बच्चे थे, हमने पूरा सर्वे किया कंट्री ने कि ये बच्चे स्कूल को छोड़ के क्यों चले जाते हैं, तो उन्होंने देखा कि जो माँ बाप है वो बोलते हैं इनको खाना हम नहीं खिला सकते, तो इनको हम कोई भीख टाइप लगा लो या फिर कोई काम करवाते हैं ताकि ये खुद का भी खाना खा सके और हमें भी खिला सके। तो तब सरकार ने सोचा कि भाई यहाँ पे हम फूड देने की प्रोविज़न भी रखते हैं। देखिए सबसे पहले जो मिड डे मील स्कीम है ना 1995 में लॉन्च की गई थी, और ये एक पायलट बेसिस पे लॉन्च किया था कि भाई देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। तो उसका रिजल्ट अच्छा रहा तो ये यूनिवर्सल हो गया इन ऑल द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स, ठीक है। और स्कोप कहाँ पे कर दिया, सारे के सारी स्टेट्स में। फिर 2007 में राजी क्या किया, इसको अपर प्राइमरी स्कूल्स में भी क्या कर दिया, यहाँ पे दे दिया गया। फिर 2009 में राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट आता है, और जिसमें उन्होंने बोला प्रोविजन ऑफ अ किचन इन एवरी स्कूल फॉर कुकिंग ऑफ अ मिड डे मील। मतलब 2009 में किचन की जो प्रोविजन है वो क्या कर दी, एक तरह से मैंडेटरी कर दी, ठीक है। और 2013 में तो क्या आता है आपको पता ही होगा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आ गया 2013 का, जिसमें हमने देखा कि लीगली इंटाइटल्स एवरी चाइल्ड अप टू 14 ईयर्स फॉर अ फ्री कुक्ड एंड हॉट मिड डे मील इन ऑल स्कूल्स रन और एडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है कि जो आंगनवाड़ीज़ हैं है ना, तो वो वाले जो लोग हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे फूड जो तैयार वो करते हैं। लेकिन इसमें कुछ नॉर्म्स रखे गए कि कौन से बच्चे को कितना देना है और कितना नहीं देना। अगर हम बात करें प्राइमरी क्लासेस की और यहाँ पे अपर प्राइमरी क्लासेस की, तो इनको जो फूड ग्रेन्स है वो 100 ग्राम्स देने हैं, यहाँ पे 150 ग्राम्स है, यहाँ पे 20 ग्राम पल्सेस, यहाँ पे 30 ग्राम्स है, वेजिटेबल्स 50, 75, ऑयल एंड फैट्स 5 एंड 7.5 ग्राम्स, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को क्या रखना है, याद रखना है कि फूड नॉर्म्स किस तरह से आगे हो सकते हैं। और ये सोर्स कहाँ से, मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने बताया है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो आपने मिड डे मील स्कीम को याद रखेंगे। आगे चलते हैं, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान एक सिग्निफिकेंट स्टेप था जिसमें हमने एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी थी सारे एज ग्रुप जो कि 6 to 14 में आते हैं, ठीक है। मतलब इन दी एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 जितना भी बच्चा है, टू ऑल द चिल्ड्रन हम एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। और ये ऑब्वियसली 2002 के टाइम पे सर्व शिक्षा अभियान आता है। तो इसमें क्या होता है कि पहली चीज़ यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। देखिए पहले हमने ऊपर भी पॉइंट पढ़ा। नंबर 2, प्रोवाइड क्वालिटी बेसिक एजुकेशन ऑल ओवर द कंट्री। नंबर 3, एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम सोशल जस्टिस को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। Number 4, an expression of political will for universal elementary education across the country. Number 5 is partnership between the center, state and the local government. Number 6, an opportunity for state to develop their own vision of elementary education. तो यहाँ पे आपने क्या याद रखना है, सर्व शिक्षा अभियान इज रिगार्डिंग एलिमेंट्री एजुकेशन। सोशल जस्टिस की हम राजे यहाँ पे बात कर रहे हैं, एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो ये क्या था, पार्टनरशिप था इन बिटवीन दी सेंटर प्लस स्टेट प्लस लोकल गवर्नमेंट। क्लियर हो गया बात। तो इस चीज़ को आपने क्या रखना है राजे, याद रखना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। तो ये हो गया सर्व शिक्षा अभियान। नंबर 11, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का क्या मतलब होता है कि कोई भी जो चाइल्ड है, डेथ ऑफ अ चाइल्ड अंडर 1 ईयर ऑफ एज, मैं उसको मानता हूँ IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो आप याद क्या रखोगे, डेथ ऑफ अ चाइल्ड अंडर 1 ईयर ऑफ एज।
अंडर 1 ईयर ऑफ एज अगर डेथ हो रही है तो राजे हम उसको क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्लियर हुआ बात। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं कि हमारे इंडिया में हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, इसके कॉजेज़ क्या है। नंबर 1 राजे कॉज आता है यहाँ पे हमारे पास प्री मैच्योर बर्थ। कई बार जो बर्थ है वो प्री मैच्योर हो जाता है कि जो टाइम पीरियड है उससे पहली, और लो बर्थ वेट। जब बर्थ हुआ तो जो वेट है वो काफ़ी कम है, तो इसमें चांसेस रहते हैं कि जो बच्चा है उसकी डेथ हो जाती है विद इन 1 ईयर। फिर नंबर 2 यहाँ पे क्या है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में एक तो इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, और जिस इलिटरेसी में हमें क्या पता चलता है, एक तो अनवांटेड गर्ल्स, या फिर मतलब ये इकोनॉमिक सर्वे की टर्म है, अनवांटेड गर्ल्स लगा लो, है ना, या फिर यहाँ पे जो वी कैन से के टर्मिनेशन हो जाती है। तो वो जो चीज़ें हैं उसकी वजह से पॉवर्टी की वजह से भी जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो इंक्रीज़ हो रही है या फिर वो होती है। उसका रीज़न क्या है कि उस टाइम पीरियड में मे बी वो खाना नहीं प्रोवाइड कर पाते। फिर नंबर 3 हमारे पास क्या पॉइंट आता है, लैक ऑफ एडिक्वेट पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो इनएडिक्वेट उतना ज़्यादा पब्लिक जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उतना डेवलप्ड नहीं है, उसकी वजह से भी देखा जाता है कि जो डेथ है वो देखी गई है। फिर उसके बाद में नंबर 4 आता है नियोनेटल इन्फेक्शंस, और नंबर 5 यहाँ पे आता है, आपने कई बार देखा होगा अभी लॉकडाउन के पीरियड में भी और कोविड के टाइम पीरियड में भी कि कई जगह से वीडियोस आई कि भाई वो तो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, या फिर वैक्सीन में कुछ डाल दिया भाई या कुछ और कर दिया, तो वो एक रेजिस्टेंस रहती है वैक्सीनेशन को लेकर के, हमने तो वैक्सीनेशन करवानी नहीं है। तो उसमें भी हमें ज़्यादातर क्या देखने को मिलता है कि जिसकी वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमें देखने को मिलती है। नंबर 6 इसमें पॉइंट आता है लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है जी। और नंबर 6 यहाँ पे जैसे ट्रोमाज हो गए या फिर कोई बर्थ से ही कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो जो चीज़ है जिसकी वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो सकती है, पुअर सैनिटेशन प्रैक्टिसेस होगी। ठीक है। और 9th नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गर्ल, जो चीज़ मैं आपको पहले बता रहा था कि जो गर्ल चाइल्ड है उसकी नॉन एक्सेप्टेंस है, उसकी एक्सेप्टेंस ही नहीं है, जिसकी वजह से ये भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को जन्म देता है। ठीक है, आगे चलते रहिए। बर्थ रेट की बात करेंगे। बर्थ रेट में आपको कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 1000 है या 1 लाख है ना, तो आपने याद रखना है बर्थ रेट नंबर ऑफ बेबीज बोर्न देयर फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। डेथ रेट भी 1000 पर 1000 ही हम काउंट करते हैं, नंबर ऑफ पीपल पर 1000 हु डाई ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। फिर नंबर 14 यहाँ पे जो टर्म हमने डिस्कस करनी है रजे आज, और सेकंड नंबर चैप्टर ही हमारा अभी चल रहा है, तो इसमें आती है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। लेट्स से यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई 100 लोग हैं, 100 में से 70 लोग हैं वर्किंग एज वाले, मतलब 15 to 59 जो लोग काम कर सकते हैं, मतलब वर्किंग एज पॉपुलेशन में इसको मानता हूँ। अभी 70 में से सपोज कर लो कि जो 60 लोग हैं वो विलिंग है कि मतलब उनको काम करना है ना। 60 लोग ऐसे हैं जिनको काम करना है, और 60 में से 30 लोगों की क्या लगी हुई है, जॉब लगी हुई है, लेकिन 30 लोग जो विलिंग है, जो काम करना चाहते हैं, दे आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ जॉब। क्यों, उसका रीज़न 2 हो सकते हैं। या तो उनको लगता है कि यार उनके टाइप की जॉब ही नहीं है अभी तक, है ना। क्यों नहीं उनके टाइप की जॉब, मे बी सैलरी कम हो सकती है, कुछ भी करके, तो इस चीज़ को हम क्या मानेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए इसमें भी यही लिख रखा है, एग्जाम्पल से ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आए तो इसको बैक करके एक बार दोबारा देख लीजिए। व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड वे जॉब्स। ठीक, तो आगे नंबर 2 अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होगा, जो हमारी मैन पावर है, मतलब जो हमने इतनी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है 131 है ना करोड़, तो वो भी क्या है, मतलब जो वर्किंग एज पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है उसको स्किल्स भी नहीं दे रहे, आप कुछ भी नहीं कर रहा है, तो वो वेस्टेज है। वो क्या बन जाएगी राजे, अभी आपको पता होना चाहिए, ये लाइबिलिटी बन जाएगा। बिल्कुल सही है ना। तो पीपल हु आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू लाइबिलिटी। तो अनएम्प्लॉयमेंट टेंड टू इंक्रीज द इकोनॉमिक ओवरलोड, ऑब्वियस है ये तो बात। और जो डिपेंडेंस है अनएम्प्लॉयड की, वो किस पे इंक्रीज होएगी, वर्किंग पॉपुलेशन पे इंक्रीज हो जाएगी।
अभी देखिए अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे लिख रखा है वी आर हायरिंग। इसका मतलब आप लगा के चलो कि अगर कहीं पे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि 15 to 20 पोस्ट निकलती है ना आज की डेट में कहीं पे भी, तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई 50 to 60,000 तो लोगों ने एप्लीकेशन ही फिल कर देते हैं। तो मे बी 1 लाख तक भी हमने देखा है कि अगर कोई 15-20 पोस्ट भी निकल रही है उसके लिए 1-1 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है मैक्सिमम हो रखी है ना, मैक्सिमम हुई है, बहुत ज़्यादा है। आगे देखते हैं। और अगर इंक्रीज हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट तो ये इंडिकेटर है किस चीज़ का, डिप्रेस्ड इकोनॉमी का। डिप्रेस्ड इकोनॉमी का राजे इंडिकेटर है क्या, इंक्रीज इन दी अनएम्प्लॉयमेंट। अगर मैं रूरल एरियाज़ की बात करूं तो यहाँ पे लिख रखा है कि दोनों एरियाज़ में कौन कौन सी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हो सकती है। राजे अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें ना, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और अर्बन एरियाज़ में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड का मतलब रहता है कि वो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन वही ऊपर वाली मैंने आपको बताया कि भाई हमारे टाइप की जॉब नहीं है या फिर जो सैलरी है वो कम है, इस वजह से वो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। अब आगे देखिएगा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। देखिए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे हम देखते हैं एग्जांपल होता है इसका विंटर क्रॉप या फिर क्रिसमस जॉब्स। देखिए इसके ये तो चलो बाहर की एग्जांपल होगी, हम लोकल एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल के यहाँ पे हम पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में जब हम सीज़न की बात करें कि कुछ सीज़न रहता है कि जब हमने जो झोना मतलब जो राइस है, जो पैडी है, अगर उसको हमने लगवाना है ना, तो हम बिहार से जो लोग हैं लेबर है उसको पंजाब में बुलाते हैं। लेकिन क्या होगा कि जब वो सीज़न जो लगवाने वाली बिजाई का टाइम है जब वो ख़त्म हो जाएगा ऑब्वियसली उनको वापस चले जाएंगे। तो सीज़न टू सीज़न ही वेरी करेगा, मे बी वहाँ पे उस लेबर को जाके काम ही ना मिले, यहाँ पे उसको काम मिल रहा था। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि वो पूरा का पूरा साल नहीं उनको जॉब मिल रही, लेकिन कुछ कुछ सीज़न में ही जॉब मिल रही है। तो कुछ सीज़न में जहाँ पे जॉब नहीं मिली तो वो क्या कहलाएगा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। और ये जो प्रॉब्लम है देखिए, पीपल डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर यूजली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर, ठीक है। जो हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया वही यहाँ पे लिख रखा है। आगे चलते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए इसको भी एक एग्जांपल से समझेंगे, ये भी एग्रीकल्चर में देखने को मिलती है। तो सपोज़ यहाँ पे ये कोई हमारा हम फार्म लगा के चलते हैं, यहाँ पे कोई फार्म है। तो इस फार्म में अगर ये हम मान के चलते हैं 3 लोग खेती कर रहे हैं, है ना, 3 लोग एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखा कि यहाँ पे उन्होंने 20 kg का कुछ वीट या फिर और राइस निकाला, ठीक है। तो ये जो इसका ओनर था, ये वाला बंदा हम मानते हैं कि ये ओनर है। तो ओनर ने क्या किया कि कहता है यार हम यहाँ पे ना 7 बंदे और इंक्लूड कर लेते हैं, तो ये टोटल राजे बंदे बन जाते हैं 10। फार्म का साइज़ तो वही है। तो बाद में क्या देखते हैं कि जो इंक्रीज़ हुआ वो ठीक है, थोड़ा बहुत ज़्यादा ध्यान रखने से मैं 1 किलो इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो 1 किलो इंक्रीज़ हो गया। मतलब क्या हो गया कि 10 लोग भी उतना ही और 3 लोग भी उतना ही, मे बी 2 लोग भी उतना ही करें। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया कि हमें लगता है कि जैसे हमारे इंडिया में कि 50-60% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उसमें इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हिडन है, डिस्गाइज्ड है, जो हमें पता नहीं लग रही, जो हमें दिख नहीं रही, लेकिन वो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है जी। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, है ना। यहाँ पे लगेगा कि 10 बंदे काम कर रहे हैं, लेकिन काम तो भाई 2 या 3 का या 1 का ही है, ठीक है। दे हैव एग्रीकल्चरल प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क, दिस यूजली हैपन्स अमंग फैमिली मेंबर्स एंगेज्ड इन दी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। क्लियर बात। आगे देखिएगा, वर्कफोर्स पॉपुलेशन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 15 to 59 ईयर्स। देखिए आई होप आपको चैप्टर 2 है जो वो समझ में आया होगा। और आज ही हम एक और चैप्टर डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करेंगे ताकि जल्दी थोड़ा ना हम फिर एडवांस लेवल पे भी पहुंच पाएँ, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं वो क्लियर हो पाएँ सारे। देखिए पॉवर्टी एज अ चैलेंज, ठीक है, पॉवर्टी एज अ चैलेंज और एडवांस लेवल में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर द मेंस पर्पस। तो यहाँ पे भी आपने बेसिक लेवल में भी इसको अच्छे वे से समझना है, ठीक है। तो देखिए समझते हैं, पॉवर्टी लाइन। पहली चीज़ तो भाई पॉवर्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिएगा ये गरीबी है भाई, ये गरीबी है। तो ये जो स्लम एरियाज़ हैं या फिर कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे लोगों को फोर्सफुली यहीं एरियाज़ में रहना पड़ता है। और आप लगा के चलो कि वहाँ पे अगर 1000 अगर 1000
यार बंदा एक एक जगह पे रह रहा है तो वहाँ पे मैक्सिमम 2 टॉयलेट्स होंगी, ठीक है। मतलब इतनी ज़्यादा हाई लेवल की अगर मतलब गरीबी है और फिर उसके बाद में हाई लेवल के डिजीज़ भी वहाँ पे आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है जी। तो इस चीज़ को देखने के लिए राजे, तो कि किस तरह से सरकार को क्या क्या करना चाहिए, क्या कौन कौन सी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, क्या क्या काम होने चाहिए, तो सरकार को कुछ लाइन चाहिए थी, पॉवर्टी लाइन, मतलब कि एक ऐसी लाइन हमने बना दिया, एक बेंचमार्क हमने क्रिएट करना है जिसके नीचे वाले क्या होंगे, हम बोल देंगे बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब ये पॉवर्टी लाइन से नीचे वाले तो क्या हो जाएंगे, गरीब, इसके ऊपर वाले अबव पॉवर्टी लाइन वो गरीब नहीं होंगे। तो पॉवर्टी लाइन पहले तो अगर कोई पूछता है वाई, तो आपने यही चीज़ का आंसर देना है, टू मेक अ वेरी गुड पॉलिसी फॉर द पुअर पीपल गवर्नमेंट यूज़ पॉवर्टी लाइन, ठीक। आगे देखते हैं। अब देखिए जो बंदा गरीब है हम उसको किस हिसाब से देख सकते हैं, उसके इनकम और कंजम्पशन लेवल पे देखते हैं कि भाई मिनिमम लेवल उसका क्या है क्या नहीं है। लेकिन देखिए इसमें क्या होता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं, हमने मतलब क्या होता है कि बाय देयर प्राइजेज इन द रुपीज़ हम उसको काउंट करते हैं। और आपने याद रखना है कि प्रेजेंटली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ऊपर वाले पॉइंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको पहले ही सारा फिनोमेना बता दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि आज की डेट में जो प्रेजेंटली हम फार्मूला यूज़ करते हैं फूड रिक्वायरमेंट, ठीक है जी, हम एस्टिमेट करते हैं पॉवर्टी लाइन को विद द डिज़ायर ऑफ कैलोरी रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। हमने जो एक लाइन बना रखी है, मतलब कि जो सुरेश तेंदुलकर, मैं आपको वैसे कमेटी का नाम बता रहा हूँ, जो कमेटीज़ है वो एडवांस लेवल में हम सारी करेंगे। जो सुरेश तेंदुलकर जी हैं उन्होंने एक मतलब उनसे फार्मूला हमने बनवाया, तो कैलोरी रिक्वायरमेंट पे हम चल रहे हैं। और कैलोरी रिक्वायरमेंट में हमने बोला हुआ है कि भाई द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन रूरल एरिया और 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरियाज, ठीक है। तो ये जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है, मतलब सीधा सुरेश तेंदुलकर नहीं लेकर आए, इससे पहले भी वाई के अलाग कमेटी हो गई, सक्सेना कमेटी हो गई, इस तरह की कमेटीज आई थी, तब से चलता आ रहा है। लेकिन जो सुरेश तेंदुलकर कमेटी है उसने क्या किया कि एक्सपेंडिचर पे भी कर दिया था, है ना, 27 रुपीज़ 33 रुपीज़ इस तरह से भी कर दिया। तो इसको एक जो अब हम एडवांस लेवल करेंगे तब करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल आप याद रखिएगा कि ये फार्मूला चल रहा है 2400 कैलोरीज अगर कोई बंदा कंज्यूम कर रहा है, ठीक है जी, इन द रूरल एरिया, वो गरीब नहीं है। मतलब अगर उससे ऊपर है 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे है तो वो भी बंदा गरीब नहीं है। अगर इससे नीचे वाला है तो वो बंदा हम क्या मानेंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीब मानेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। आगे देखते हैं इसके बारे में, हमें जो सर्वे है वो कौन करके देता है, NSSO करके देती है, इसको भी आप याद रखोगे, ठीक है। अभी नंबर 2 क्या है, अगेन कई पेपर्स में क्या होता है कि जो गांधी जी की आइडियोलॉजी है या फिर गांधी जी के आइडियल्स या आइडियाज़ हैं उनको प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है। तो आपने याद रखना है कि भाई जो गांधी जी ने बोला था, इंसिस्ट किया था कि इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली जब पूरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। जब जो बहुत ही गरीब लोग हैं जब ह्यूमन सफरिंग से आज़ाद हो जाएंगे तब इंडिया असल में आज़ाद होगा, है ना। तो उनकी जो सोच थी वो कुछ और लेवल की चीज़ें सोच रहे थे, हम कुछ और लेवल से सोचते हैं, हम टाइम बीइंग के लिए सोचते हैं, वो अलग सोच रहे थे, है ना। तो अभी इसमें क्या होता है कि हमें पता चलता है कि भाई कुछ इंडिकेटर्स दे रखे हैं जिससे हमें पता चले कि पॉवर्टी है या नहीं। देखिए पहले तो हम क्या करते थे कि जो पॉवर्टी है भाई दो तरह की होएगी, एक एब्सोल्यूट और एक क्या होएगी, रिलेटिव पॉवर्टी, है ना, रिलेटिव पॉवर्टी। देखिए एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी दो हमारे पास कॉन्सेप्ट होते थे। एब्सोल्यूट में राजे पता क्या होता था कि भाई बंदे को क्या चाहिए, मतलब अगर हम बात करें कि नॉर्मल केस में, तो बंदे को चाहिए नॉर्मल केस में रोटी, ठीक है, कपड़ा और मकान, ठीक है, मतलब फूड और मतलब क्लोथिंग और शेल्टर, ठीक है, ये चीज़ चाहिए। लेकिन इसको अगर ये चीज़ नहीं है तो भाई वो क्या है, एब्सोल्यूट पुअर है। रिलेटिव पुअर क्या होता है कि अगर किसी के पास 100 रुपीज़ है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जो सोसाइटी ने एवरेज बना रखा है, कि जो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा है सोसाइटी ने एवरेज, अगर उससे कम है तो वो रिलेटिव क्या होगा, पुअर होगा। लेकिन आप खुद सोचो कि यार अगर हम ऊपर वाली चीज़ों की भी बात करें, अगर चलो ठीक है हम सुरेश तेंदुलकर कमेटी की बात नहीं कर रहे, अगर हम ये कैलोरीज काउंट की भी बात करें कि 2400 कैलोरीज ले ली किसी ने, भाई वो तो गरीब ही नहीं है।
ये क्या बात हुई? हम यहाँ पे देखो ना राजी, क्या नहीं देख रहे, हम न्यूट्रिशन ही देख रहे। तभी तो क्या था, माल न्यूट्रिशन के बच्चे शिकार हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि बिल्कुल ही मतलब सूखे से पड़े हैं, या फिर जो हाइट है वो कम हो रखी है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं तभी हमें देखने को मिल रही। तो इंडिकेटर्स में अभी क्या हुआ रिसेंटली, जो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, OPHI, इन्होंने मिलके और UNDP ने एक चीज़ निकाला जिसका नाम है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स। मतलब क्या है, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ना, कि जो पॉवर्टी है वो एक तरह की नहीं है, उसमें काफ़ी इंडिकेटर्स हैं, काफ़ी डायमेंशंस हैं। स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे राजे, और ये करंट अफेयर्स का पार्ट है। अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है तो आप गूगल कर सकते हैं, है ना। देखिएगा, 3 डायमेंशन इसमें हम काउंट करते हैं। नंबर 1 आता है हेल्थ, नंबर 2 आता है एजुकेशन, और नंबर 3 आता है लिविंग स्टैंडर्ड्स। अगर हम यहाँ पे हेल्थ में बात करें तो हेल्थ को 2 पार्ट में बांट रखा है। नंबर 1 न्यूट्रिशन है, और नंबर 2 चाइल्ड मोर्टेलिटी। फिर उसके बाद में एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितने साल बच्चा स्कूल में गया और उस सालों में उसकी अटेंडेंस क्या थी, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आता है लिविंग स्टैंडर्ड, कि बंदे के पास कुकिंग फ्यूल है या नहीं है, सैनिटेशन है उसके पास या नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, या एसिड। एसिड कोई भी हो सकता है कि घर में कोई एसिड है या नहीं है। तो इन सारी 10 इंडिकेटर्स हैं, और 3 डायमेंशंस को लेकर अब हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की, ना कि एक ही तरह की पॉवर्टी। कभी कैलोरीज कंजम्पशन कर ली या फिर एक्सपेंडिचर दिखा दिया हमने 27 रुपीज़ का, तो हम गरीब ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो ये चीज़ें हैं अभी ये वाइड हो रही हैं, है ना। तो आगे चलेंगे, सोशल एक्सक्लूजन की बात करेंगे। देखिए, सोशल एक्सक्लूजन बड़ी ही गंदे लेवल की चीज़ है, जिसमें क्या होगा, आपको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा ग्रुप में से सोशली, ठीक है, सोशली एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अब इसमें बात करेंगे, ये क्या होता है, प्रोसेस है थ्रू विच इंडिविजुअल और ग्रुप्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दी फैसिलिटीज़, बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटी दैट अदर्स इंजॉय। कि ठीक है, अब सपोज यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बिहार की मे बी बिहार की एग्जांपल है। वहाँ पे कुछ सेना करके कोई थी, वहाँ पे ना लोकली आपको पता होगा घाट्स वगैरह बने होते हैं ना, या फिर बाउलीज बनी होती हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो लोअर कास्ट के लोग थे वहाँ पे नहाने के लिए चले गए, ठीक है। ये अभी का इंसिडेंट है, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस का। वहाँ पे नहाने के लिए चले गए, तो जो अपर कास्ट के वहाँ के लोग थे उनको पता चल गया, वो आए और उनको मार मुर दिया। मतलब क्या हो गया कि उनको एक्सक्लूड ही करके रखा हुआ है ना, कि यार आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन ही करोगे, आप ये पर्टिकुलर काम ही करोगे, और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है आपको। तो ठीक है जी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क्या करती हैं कि सोशल एक्सक्लूजन को बढ़ावा देती है, जिससे जो पॉवर्टी और भी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि उनको एक ही तरह का काम करना है, वो आगे लोग उनको बढ़ने नहीं दे रहे। अगर वो आगे बढ़ भी रहे हैं तो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना रहता है। आगे चलते हैं, वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का क्या मतलब रहता है कि मतलब कि जो मेंबर्स ऑफ बैकवर्ड कास्ट हैं या फिर इंडिविजुअल्स हैं, जैसे कि विडो हो गया, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन हो गए, तो कोई भी, ये कितनी वनरेबिलिटी है। वनरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज़ अ मेजर विच डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टन कम्युनिटीज़। जैसे कि मेंबर्स ऑफ बैकवर्ड कास्ट हमने ऊपर बात किया, और कोई विडो है या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा वनरेबल बन जाते हैं। फिर यहाँ पे अगेन वही सेम चीज़, वनरेबल ग्रुप्स की उन्होंने बात की। सोशल ग्रुप्स जो कि शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गए, ये बड़ी ज़्यादा सोशल ग्रुप्स वो हैं जो कि वनरेबल है, जिनको मतलब बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन और यू कैन से सप्रेशन, ठीक है, जिनको सप्रेस करके रखा गया काफ़ी टाइम तक, हम एंशिएंट हिस्ट्री से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसकी वजह से वनरेबल ग्रुप्स यहाँ पे हमने उनको बोला। इकोनॉमिक ग्रुप में अगर हम बात करते हैं, रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड, जो कि लैंडलेस लेबर है, अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड, ये क्या है राजे, वनरेबल ग्रुप्स है। अभी देखो ना, इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे, हम यूज़ कर सकते हैं मेंस में, सोसाइटी में यूज़ कर लो आप सोशल एक्सक्लूजन को, वनरेबल ग्रुप को सोसाइटी में यूज़ कर लो GS1 में। फिर ज्योग्राफी का जो ह्यूमन ज्योग्राफी उसमें आ जाएगा। इकोनॉमी हम कर ही रहे हैं, तो सोशियोलॉजी अगर किसी का ऑप्शनल है उसमें तो बड़े अच्छे वे से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें डबल डिसएडवांटेज क्या रहती है, लैंडलेस कैजुअल वेज लेबर हाउस होल्ड इन दी सोशली डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप। मतलब उनके कहने का है, कोई बंदा अगर SC या फिर ST है, मतलब पहले तो ग्रुप उनका ऐसा हो गया, ठीक है, जो कि सोशली डिसएडवांटेज्ड है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि वो अगर लैंडलेस है,
ठीक है, लैंड ही नहीं है। और नंबर 3, अगर वो कैजुअल लेबर है तो वो तो भाई बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, एक तरह से हम मान के चलो कि बहुत ही हाई लेवल का वनरेबल ग्रुप में बंदा आ जाएगा। तो ये नंबर 6 था, वनरेबल ग्रुप। नंबर 7 की राजे बात करते हैं इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। देखिए हमने तो किया ना एक कैलोरीज बेस्ड कि यार इतनी अगर कैलोरीज बंदा कंज्यूम कर रहा है 2400 और 2100। 2400 कहाँ पे था आपको याद होगा, रूरल एरिया में, 2100 इन दी अर्बन एरिया। उसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया सुरेश तेंदुलकर कमेटी 27 और 33 का भी आपने याद रखना है। 27 इन दी रूरल और अर्बन में 33, ये पर डे है, पर डे। अगर कोई बंदा इतना एक्सपेंडिचर कर रहा है तो वो गरीब नहीं है भाई, ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन क्या कहती है? इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन कहती है अगर कोई बंदा $1.90 पर डे, ठीक है, से कम कंज्यूम एक्सपेंडिचर कर रहा है तो वो बंदा क्या कहलाया जाएगा, पुअर, या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन में वो आएगा। अगर हम बात करें कुछ मतलब आप लगा के चलो 150 रुपीज़, अगर हम आज की डेट की बात करें, या फिर 140 to 150 रुपीज़ अगर कोई बंदा नहीं कर रहा तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन आएगा। ये इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। और इसके बारे में सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, आपने इसको राजे याद रखना है। नंबर 8 हमारा जो 3rd चैप्टर में आता है एनसीईआरटी में, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं पॉवर्टी के, कि जो गरीबी है हमारी कंट्री में इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट है या फिर फैली हुई है। इसमें सबसे पहली चीज़ तो आपको पता ही है कि भाई जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हमारी उतनी ज़्यादा नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ दी पॉलिसीज़, ठीक है। काफ़ी पॉलिसीज़ ऐसी थी आफ्टर इंडिपेंडेंस जिसकी वजह से उतनी डेवलपमेंट हम नहीं कर पाए जितनी हमें करनी चाहिए थी, वी वर एक्सपेक्टेड। और मोर ओवर जो हमारा कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था उसने तो हमें आगे बढ़ने नहीं दिया, और मतलब आगे भी नहीं बढ़ने दिया। और जो हमारे पास पहले था लाइक सेल्फ सफिशिएंसी इन दी विलेज इकॉनमी, हमारी विलेज सेल्फ सफिशिएंट थे, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स थे, हमारे आर्टिसंस थे, टेक्सटाइल था, उसको भी ख़त्म कर दिया उन्होंने। तो ये कुछ कॉजेज़ हमने डिस्कस करने हैं कि कॉजेज़ कौन कौन से हो सकते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है लो रेट ऑफ ग्रोथ अंटिल 1980s। इसका मतलब क्या है देखते हैं। इसका मतलब है राजे लो रेट ऑफ ग्रोथ अंटिल 1980s का, कि यार 1980s तक हमने बहुत ज़्यादा कुछ भी चीज़ों को लिबरलाइज या प्राइवेटाइज या ग्लोबलाइज नहीं किया। आपको पता होगा इतना तो कि भी जो एलपीजी है वो आया 1991 में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और इसमें क्या था, लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम्स, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली 1980s तक हम कितनी वॉर्स हमने लड़ ली, चाइना ने हमें धोखे से हमारे कंट्री में एंटर कर गया, ठीक है। और आज़ाद होते पाकिस्तान ने धोखे से मतलब जो ट्राइबल ट्रूबल्स के साथ मिलके यहाँ पे हमारे कश्मीर पे अटैक कर दिए। तो इस तरह की 1971 की वॉर होगी, इस तरह की चीज़ें चलती रही है ना। और फिर बीच में एमरजेंसी लग गई, तो उसकी वजह से जो ग्रोथ रेट है वो कम थी, और जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कम थी। और लेकिन इसी टाइम पीरियड में ना जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, और जिसकी वजह से हम फेलियर हो गया हमारा एट दी बोथ दी फ्रंट्स, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल परपेचुएटेड दी साइकिल ऑफ पॉवर्टी, ठीक है जी। तो लो रेट ऑफ ग्रोथ में आपने याद रखना है। तो यहाँ पे हमने जो लो रेट ऑफ ग्रोथ है वो बनाया भी हुआ है। तो लो रेट ऑफ ग्रोथ तो यही होना चाहिए था, यहाँ से मतलब यहाँ से बस फ्लैट ही दिखाना चाहिए था, ज़्यादा ऊपर तो क्या ही लेके जाना। बी जो है चीज़, इरिगेशन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। हमने कल भी डिस्कस किया ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में कि भाई जब फूड डेफिशिएंसी थी, जब इतना फूड नहीं था, तो हमने हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स को मंगवाया, और वो सीड था मैक्सिको प्लस जापान के सीड को मिला के एक नया सीड बनाया, न्यू सीड। और उस न्यू सीड को राजे हमने आगे लेके गए। तो इसमें होता क्या है मतलब क्या था कि भाई जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, उसने पूरी कंट्री में जॉब्स नहीं दी, उसने पूरी कंट्री को ऑल ओवर कंट्री नहीं दे पाए, बल्कि कुछ एरियाज़ को टारगेट किया। और कल भी मैंने आपको बताया यूपी हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया, हमारा पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। तो इस तरह की तो चीज़ों को इम्पेक्ट कर पाए, लेकिन बहुत ज़्यादा लार्जर इम्पेक्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से लिमिटेड टू सम पार्ट्स ऑफ इंडिया ही रहा, और जिसकी वजह से ये चीज़ हुआ।
और अगर हम नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो इसमें क्या है कि जो इल्ड है एक तरह से मतलब पहले बढ़ी और फिर उसके बाद में वहीं पे रुक गया। फिर उसके बाद में थ्रेट टू सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल तरीके से जो हमें बढ़ना चाहिए था, मतलब चीज़ कम है हमारे पास तो उसको उसी वे में यूज़ करना चाहिए था हमने, वो भी सस्टेनेबिलिटी को भी ख़त्म करने की कोशिश की। फिर उसके बाद में जो सॉइल हेल्थ है वो डेट्रिएट होगी हमारी, जो हमारी जो डाइवर्सिटी है वो कम हो गया। हमारे यहाँ पे राजे क्या होता था पहले, जो राइस है, राइस की जो वैरायटी है वो कुछ मतलब 1000 वैरायटीज़ होती थी, 1000 मोर देन 1000 वैरायटीज़ वी वर हैविंग, ठीक है, इन इंडिया। बट आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन तो हम जो मेजर जो वैरायटीज़ है वही लगाना हमने स्टार्ट कर दिया। फिर जो इकोलॉजिकल अनबैलेंस हुआ इससे, और जो डिजीज़ है उससे बढ़े, ठीक है, इंक्रीज हो गए, हमारी जो रिसोर्सेज है उसका डिग्रेडेशन हुआ। मोर ओवर जो टॉलरेंस है क्रॉप्स की, जो स्ट्रेस लेका वो भी कम हो गया। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि किस तरह से इसने पॉवर्टी को और बढ़ाया, कि कुछ एरियाज़ में अच्छा किया लेकिन कुछ एरियाज़ में बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट कर दिया। नंबर सी आता है इंडस्ट्रीज़। देखिए इंडस्ट्रीज़ आप सोच रहे होगे किस तरह से। देखिए इंडस्ट्रीज़ चाहे वो पब्लिक थी चाहे वो प्राइवेट सेक्टर वाली इंडस्ट्री थी, वो उतना खास मतलब जॉब्स नहीं दे पाए कि वो सारे के सारे जॉब्स सीकर्स को ऑब्जर्व कर पाए। इस वजह से मैंने यहाँ पे जो पॉइंट है या फिर एनसीईआरटी ने जो पॉइंट है वो डाला हुआ है इंडस्ट्रीज़। जैसे कि जो लोग हैं उनको प्रॉपर जॉब्स नहीं मिल पाई सिटीज़ में, तो काफ़ी लोगों ने क्या काम करना स्टार्ट कर दिया, रिक्शा पुलर्स का, वेंडर्स का, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का, डोमेस्टिक सर्वेंट्स का। तो जो मतलब इनकम आएगी, हमने कल एक डिस्कस की थी ना चीज़ के अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज्ड, आपको याद होगा मे बी। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मैंने आपको क्या बताया था कि जो इनकम है ना वो इरेगुलर रहती है ना। तो जो लोग हैं वो दे कुड नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव हाउसिंग ऑब्वियसली, तो उन्होंने क्या किया, स्लम्स में रहना स्टार्ट कर दिया। देखिए हर एक चीज़ इंटर रिलेटेड है। यहाँ पे मैंने आपको बोला पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर था, ठीक है, लेकिन वो सारे के सारे चीज़ों को नॉट इनफ टू ऑब्जर्व ऑल द जॉब सीकर्स। तो काफ़ी लोग ऐसे आए सिटीज़ में जो कि रिक्शा पुलर का, वेंडर का, कंस्ट्रक्शन वर्कर का या फिर डोमेस्टिक सर्वेंट का काम करना लग गए। तो हमने ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड की कल बात की, तो उसमें क्या मैंने बोला था, जो इनकम है वो इरेगुलर रहती है, तो उनको अफोर्ड नहीं कर पाए कोई भी एक्सपेंसिव हाउसिंग को, और वो फिर कहाँ पे रहने लग गए, स्लम्स में। और स्लम्स कहाँ पे होंगी, आउटस्कर्ट्स ऑफ दी सिटीज़, जहाँ पे उनको प्रॉब्लम आई पॉवर्टी की, और उनको देखा कि मतलब लार्जली रूरल फिनोमेना ऑल्सो बिकम ए फीचर ऑफ अर्बन सेक्टर। क्लियर हो गया बात। आगे देखते हैं। आगे है इनकम इनइक्वालिटीज़। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आपने हमेशा सुना होगा कि हमारी कंट्री में या फिर और कंट्रीज़ में भी, आपने ना एक एडिटोरियल में भी पढ़ा होगा, न्यूज़ में आया था कि भाई लॉकडाउन के दौरान कि जो भी लोग पुअर हुए हैं पूरे वर्ल्ड में से, उसमें सबसे ज़्यादा जो न्यू पुअर बने हैं वो इंडियंस लोग बने ड्यूरिंग लॉकडाउन, ठीक है। लेकिन वहाँ पे लिख रखा था कि कुछ लोग थे, कोई बहुत कम लोग थे, बहुत कम, कुछ 100 के भी नीचे ही लोग थे जिन्होंने 143 या 153 करोड़ रुपीज़ भी वहाँ पे उस टाइम 153 लाख करोड़ रुपीज़ भी वहाँ पे कमाए हैं। तो मतलब क्या हुआ कि हमने एक स्टेटमेंट आपने सुनी होगी एज अ एग्जांपल, कि जो अमीर है वो, और जो रिच है रिचर होता जा रहा है, मतलब और रिच होता जा रहा है, जो पुअर है वो पुअरर होता जा रहा है ना, रिच रिचेस्ट और पुअर पुअरेस्ट, इस तरह की जो कंडीशन है वो बनती जाती हमें दिखाई देती है। तो उसका मतलब क्या है, जो इनकम इनइक्वालिटी, हमारी जो इनइक्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। ओनली 1% है जो हमारे इंडिया का, वो 60-70% ऑफ वेल्थ है जो वो होल्ड करता है, ठीक है। तो उस चीज़ को आपने याद रखना है। अब इनकम इनक्वालिटी का है क्या, देखिए ना, ये बंदा इतने सारे पैसे यहाँ पे ना लेके खड़ा है, ये वाला बंदा इतने ज़्यादा पैसे पे बैठा है, ये पर्सन, लेकिन जब यहाँ पे वो बोल रहा है बंदा, ये बच्चा जिसके पास एक आधा ही पैसा है, कहता कि भाई मिनिमम वेज को रेस करो, ये बंदा पता है क्या बोल रहा है, कहता है योर ग्रीड इज़ हर्टिंग द इकॉनमी, ठीक है, कि भाई हमारा तो पहले ही नुकसान हो रखा है, या फिर इकॉनमी है जो वो आप डुबा दोगे इस तरीके से। तो इस वजह से आप देखिए ना, ये ग्रीड है ना, इस बंदे की ग्रीड है, ना कि इस बच्चे की ग्रीड। तो ये इनकम इनक्वालिटीज़ को दिखाता है। या फिर यहाँ पे देखिए कि ये बंदे कितने ज़्यादा इकट्ठे होकर बोल रहे हैं वी वांट चेंज, चेंज इज़ नीडेड, चेंज, लेकिन ये बंदा क्या कर रहा है, चेंज, तो चेंज के नाम पे ये ठुलू ठुलू से दे दिए और कहता है ले लो।
तो ये जो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 हमने आज डिस्कस किया, आई होप आपको समझ में आया होगा। मुझे पता है जिन्होंने थोड़ा टाइम पहले इकोनॉमी की हुई है, चाहे मेरे से ही की है, उनको बड़ा बेसिक लग रहा होएगा, लेकिन मतलब बिलीव मी कि आप यकीन रखो इसमें कि भाई बेसिक से ही हम आगे बढ़ेंगे, ताकि पेपर में जाते हुए हमें ना ये माइंड में ना रहे कि यार एनसीईआरटी नहीं करके आए। मैंने भी इसी वजह से स्टार्ट किया है इससे, नहीं तो मैं हमेशा एडवांस से स्टार्ट करता हूँ। तो 9th की एनसीईआरटी का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर खत्म हुआ, हमारा रह गया 4th। और फिर कल को हम जो वीडियो डालेंगे 9th का 4th चैप्टर, और हमारा आगे आएगा 10th का चैप्टर, ठीक है, या जो भी चैप्टर आएंगे वो हम देख लेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और शेयर करना मत भूलना वीडियो को। और जो भी मतलब पीडीएफ्स हैं जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग, वो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेंगी। थैंक यू सो मच।